और यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एसे के ऊपर रहेगा। सो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1A है, और जैसा हम लोगों ने कहा जो फोकस रहेगा वो होगा आपके एसे के ऊपर। एसे राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रखती है। ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में एसे 20 मार्क का होता है हर एक टॉपिक, और ये आपको लगभग 300 शब्दों में लिखना होता है। 300 वर्ड्स होते हैं जो आपको लिखना होता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो पुराने एसे के ऊपर वीडियोस है आपने वो भी अच्छी तरह से देख लिए हैं, और आज की इस एसे की वीडियो के ऊपर जो मेन फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा आपका कि किस तरह से आप अपने पूरे के पूरे ऐसे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द इंट्रोडक्शन, आपको याद रखना है कि आपके जो ऐसे की इंट्रोडक्शन है वो एक प्रेफिस होता है। आपका जो ऐसे का इंट्रोडक्शन है वो एक प्रेफिस है, वो अट्रैक्ट कर रहा है एग्जामिनर को कि वो आगे आपका ऐसे पढ़ पाएँ। वो इंश्योर कर रहा है कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले ही प्रेजेंट कर रहा है, वो एको कर देता है कि क्या आप बात करने वाले हैं पूरे पैसेज में। तो आपको याद रखना है कि जितना हो सके आप उस ऐसे के इंट्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर एग्जामिनर को हुक करने की कोशिश करें। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जहां पर आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे आप इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड माना जाता है। एनेक्डोट्स यानी कि आप एक पर्टिकुलर कहानी है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, एक इंसिडेंट है उससे स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत रेलिवेंट है, या फिर आप कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोटेशन नहीं है उस चीज़ के लिए, देन डोंट वरी टू मच। आप सिंपल प्लेन शब्दों में भी इंश्योर कर सकते हैं कि आप कन्वे कर रहे हैं एग्जामिनर को द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट द एग्जामिनर इज एक्साइटेड टू रीड योर एंटायर पेपर, राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो ऐसे है वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। ऐसे का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो लॉजिकल और वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छी तरह से ऐसे के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे के लिए स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादातर आपका सैंडविच प्रिंसिपल यूज़ होता है, जैसा हम लोगों ने वीडियो में भी डिस्कस किया है। और सैंडविच प्रिंसिपल का मतलब है दैट यू हैव इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बीइंग योर टू अपर एंड लोअर ब्रेड रिस्पेक्टिवली, एंड यू आर ऑल्सो हैविंग योर मे बी योर लेटस, मीट, या जो भी आप अपने सैंडविच के अंदर डालते हैं, दैट्स द बॉडी। सो यू नीड टू इंश्योर कि आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन काफ़ी पावरफुल है, एक टॉपिक को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर रही है, आपका जो लाइन ऑफ थॉट है उसे प्लूरली एक्सप्लेन कर रही है। दैट मीन्स आप एक कोई साइड नहीं लेंगे इंट्रोडक्शन में। यू डोंट हैव टू आर्ग्यू। काउंटर आर्ग्यूमेंट की इंट्रोडक्शन तक में आप कभी भी काउंटर आर्ग्यू नहीं करते हैं, और ऐसे की इंट्रोडक्शन में तो आप डेफिनेटली काउंटर अटैक या आप किसी भी तरह से जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। सो यू नीड टू इंश्योर दैट आप प्रेफेस के अंदर एनेक्डोट्स हो गए, हुक हो गए, उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। बॉडी का मेन जो वो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि वो मेन आइडिया को कन्वे कर सके। जो आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपके ओपिनियंस हैं, वो आपने अपनी बॉडी में अच्छी तरह से आपको कन्वे करने होते हैं। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू बीइंग वेरी क्लियर अबाउट दिस, राइट। कंक्लूजन, जस्ट लाइक आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एग्जामिनर को खींचेगा आपका पूरा का पूरा ऐसे पढ़ने के लिए, एक अच्छा वेल रिटन कंक्लूजन इंश्योर करेगा कि एग्जामिनर रिमेंबर्स एंड रिटेन्स योर आंसर, और ये हमेशा आपके मार्क्स के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। कंक्लूजन में यू नीड टू इंश्योर कि आप कंक्लूड कर रहे हैं। जनरली जो भी इनकैप्सुलेशन हो रहा है वो यहाँ पर होगा। ट्राई नॉट टू ऐड एनी न्यू पॉइंट, लेकिन आप इनकैप्सुलेट करने की कोशिश कीजिए जो आप बोल रहे हैं। ट्राई टू लिंक इट बैक टू द टॉपिक। कई बार हम देखते हैं कि हम टॉपिक से इतना डाइग्रेस कर चुके होते हैं अपने एक्सप्लेनेशंस को लेके बॉडी में, क्योंकि बॉडी में आपको एविडेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स हो गए, एविडेंस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, नीति आयोग हो गया, कमिटीज हो गई, आपका IMF हो गया, कुछ भी है। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू कोटिंग प्रॉपर एग्जाम्पल्स व्हाइल यू लुकिंग एट योर इंट्रोडक्शन, और आपको इंश्योर करना है कि कंक्लूजन में यू कंक्लूड प्रॉपरली, एंड जब आप कंक्लूड कर रहे हैं यू ट्राई टू लिंक इट विद द टॉपिक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लॉजिकल हो, वेल डिफाइंड हो। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले एडिशनल सपोर्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको फोकस्ड वे में अच्छी तरह से और डिस्कस करनी है। आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये एग्जामिनर को इंश्योर करता है कि वो हाईलाइट कर सके मेन पॉइंट्स, और जो आप बोलने वाले हैं टॉपिक के बारे में उसे एग्जॉस्टिवली कवर कर सके, राइट, विद इन
1 or 2 लाइन्स। आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम कहते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मतलब कि जितना ज़्यादा कम हो सके आप कम करेंगे अपने पूरे एस्पेक्ट को, ताकि आप कन्वे कर सके विद द आर्ट ऑफ ब्रेविटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको इंश्योर करना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सारे के सारे फसेट्स को कवर कर रहा है। जैसे हम लोगों ने कहा, यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल एट दिस पॉइंट। आपको इंट्रोडक्शन में कोई साइड्स लेने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू इंश्योर दैट ऑल द फसेट्स ऑफ द सिलेक्टेड टॉपिक आर कवर्ड, राइट। आप जितना ज्यादा हो सके उतना क्लियरली लिखिए अपने पूरे के पूरे एसे को, एंड ट्राई टू मेक द एसे वेरी एंगेजिंग एंड अरेस्टिंग। आपको एसे को एंगेजिंग बनाना है और अरेस्टिंग बनाना है, ये काफी जरूरी काम है, राइट। जैसे हम लोगों ने कहा था, ये एक तरह का प्रेफेस है आपके पूरे के पूरे एसे के लिए, एक तरह का एक ओपनिंग नोट है। तो आपको इंश्योर करना है कि जितना ज्यादा अच्छी तरह से हो सके आप इसे पेन डाउन कर रहे हैं। जो आपका बॉडी है ये फंडामेंटली बहुत ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एसे का, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स भी होता है आपके एसे का। जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें जो आपका लाइन ऑफ थॉट है वही कंटिन्यू रहता है, लेकिन एक प्रॉपर पॉइंट फॉर्म नोशन मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन के बाद जो आपने इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स यहाँ पर बोले हैं उन पॉइंट्स को आप एलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे 1 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ में, और फाइनली आप कंक्लूड करते हैं। तो यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर वेरी वेरी क्लियर एंड यू आर ट्राइंग टू लिंक द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन ऑल ऑफ दिस, राइट। तो आपका एक तरह का लिंक बना रहना चाहिए, एंड दिस ऑल्सो शोज क्लैरिटी ऑफ थॉट के जो आपने कन्वे करना था आपने पहले से ही वो इंट्रोडक्शन में लिख रखा था, एंड आफ्टर दैट यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर जॉब ऑफ डूइंग द वर्क, राइट। आपको इंश्योर करना है कि आप डिटेल्ड एविडेंस दे कोई भी क्लेम का, आपके जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, IMF की रिपोर्ट हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट हो गई, एशियन बैंक की रिपोर्ट हो गई। तो ये सारे के सारे जो आपके क्रेडिबल सोर्सेज हैं, ट्राई टू गिव रिपोर्ट फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आप जो रिपोर्ट है या जो भी एविडेंस डालना चाह रहे हैं वो आप इन्हीं सोर्सेज से दे सकते हैं। जो फैक्ट्स हैं मेक श्योर दे आर एब्सोल्युटली रेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के IMF का कोई कोटेशन डाल दिया है या आपने नीति आयोग का कोई कोटेशन डाल दिया है जबकि वो रेलेवेंट नहीं है, राइट। एंड आपको इंश्योर करना है कि आप रेफरेंसेस दें क्रेडिबल सोर्सेज में से। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये करेक्ट हो सारा का सारा डेटा, लेकिन वो लगना चाहिए दैट इट्स करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक रिपोर्ट्स और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स फर्निश्ड बाय द नीति आयोग। द स्मार्ट सिटी मिशन हैज दीज लूप होल्स। तो आपको इंश्योर करना है कि जो आप रेफरेंसेस दे रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्सेस से दें। यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको स्ट्रक्चर देना है अपने पॉइंट्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपने लिखा उसी के आंसर को आप स्पिल ओवर कर रहे हैं अपने 3rd पैराग्राफ में। सो दीज थिंग्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन इज लास्ट पार्ट, एंड आपको ध्यान देना है कि आप क्रिटिकल इंसाइट्स दे सकें अबाउट द सब्जेक्ट। आप समराइज कर सकते हैं पॉइंट्स को जो कि डिस्कस हुए हैं। आपको इंश्योर करना है कि एग्जामिनर इज कन्विंस्ड about the validity of the essay. That means जो आप बोलना चाह रहे थे that is actually sounding convincing and your line of thought actually makes sense. That's very important, right? और अगर आपका introduction जैसा कि हम लोगों ने कहा था would want to make the examiner read, then आपका जो conclusion है ये ensure करेगा that the examiner remembers your essay, right? तो आप encapsulate करने की कोशिश कीजिए, try to end also with the bang on a high note, and जितना ज़्यादा हो सके abrupt endings को avoid कीजिए, right? तो even though अगर आपका speed एक प्रॉब्लम है तो ट्राई टू वर्क ऑन योर स्पीड सो दैट यू कंप्लीटिंग ऑल योर क्वेश्चंस वेल इन टाइम, ताकि आपकी कोई भी एंडिंग जो है वो अब्रप्ट एंडिंग नहीं हो, राइट। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस 1। आप वीडियो को पॉज करके बिफोर लुकिंग एट द पॉइंट्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग एन एसे ऑन स्वच्छ भारत अभियान रोल ऑफ द यूथ, राइट। आप इस एसे को लिख सकते हैं। टाइम योर सेल्फ, कितनी देर तक लिख रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं। मेक श्योर कि आप किसी से फीडबैक ले रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं यू वर्क वंस व्हेन यू कंप्लीटेड दैट, राइट। स्वच्छ भारत अभियान द रोल ऑफ यूथ, आप एक एनेक्डोट से शुरू कर सकते हैं। ये एक एनेक्डोट है जहाँ पे while sitting in a park there was you saw a grandmother feeding a child with sweets, and how the child made sure that the wrappers that the grandma had thrown are given a proper place that is in the dustbin, so they are properly disposed, right? So you can clearly see that despite the reluctance of the grandmother, the child went on to maintain hygiene. तो इस particular anecdote
एनेक्डोट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट आइदर या तो आप कोटेशंस हो गए या एनेक्डोट्स हो गए, ताकि ये लॉजिकल सेंस बनाए, आपके जो इंस्यूइंग डिबेट है वो लॉजिकल सेंस बना सके, राइट। सो ऑफकोर्स इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस, राइट। तो और ये हमें पता भी है, इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस। यूथ बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। यूथ जो है ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनी पर्टिकुलर आइडिया, और दे कैन ऑल्सो लीड टू अ रेवोल्यूशन, राइट। एंड हाउ दे आर हैविंग एन एज टूवर्ड्स with regards to the other generation, they can easily leverage technology, and they're also having global reach because of technology only, right. Incentives भी देती है गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टार्ट किया है द स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान इंटर्नशिप प्रोग्राम, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का मेन एम है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो अकम्प्लिश हो सके। स्वच्छ भारत मिशन क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस के प्रॉवर्ब, फेमस प्रॉवर्ब को देखते हुए इंश्योर किया कि क्लेanलीनेस ड्राइव स्टार्ट की जाए। इस ड्राइव के अंतर्गत पूरा का पूरा जो क्लेanलीनेस है उसे मेंटेन किया जा सके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉइंट किए 9 लोग 3-4 क्षेत्रों में से, जैसे बॉलीवुड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, और इन 9 लोगों को कहा कि वो आगे एक एक जो हर एक बंदा है वो 9 और लोगों को इंट्रस्ट करे रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वो जो 9 लोग हैं उनमें से 9 लोग और 9 लोग को कहे, ताकि एक ह्यूमन चेन बनता रहे एंड इंडिया फाइनली बिकम्स क्लीनर स्टेट बाय 2019, राइट। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं स्टार्टिंग में, मे बी एट द स्टार्टिंग ऑफ योर पैराग्राफ ओनली यू कैन mention about what is the Swachh Bharat Abhiyan, how has it been what all has been achieved up until now। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप मेजर पॉइंटर्स बता सके कि यूथ कैसा रोल प्ले कर सकता है, यूथ है क्या, what does youth comprise of, what all can youth help in, and how we can ensure that people are becoming more cognizant and they don't throw the garbage everywhere। तो स्वच्छ भारत इंटर्नशिप जो है 2018, ये एक तरह का आपका इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। साथ में आपके कुछ सजेशंस भी आप लिख सकते हैं, जैसे वर्किंग एंड इंटीग्रेटिंग एनर्जीज टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। तो जो कंपनी का मिशन है वही आपका मिशन भी होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से आप फील करवा सकते हैं किसी और को कि इफ दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट देन दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स कॉमन अटेनेबल गोल्स, राइट। और किस तरह से फिर हमारी जो सिटी है, हमारी जो कंट्री है वो गार्बेज फ्री नहीं हो सकती है। सो इन योर बॉडी इटसेल्फ यू कैन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंसर्टेड एफर्ट। किस तरह से जो एफर्ट है वो कंसर्टेड होना चाहिए, सबका मिला जुला होना चाहिए, rather than one effort which is actually a fractured effort, right? So all the youth, they need to come together and make sure that they are contributing towards the Swachh Bharat Abhiyan, right? How the youth can be an epicenter to involve more people, because अगर वो wake करते हैं then people definitely get more excited about it. How they can be youth can be used and they can be leveraged to educate people for a better future। किस तरह से organizing mass education drives हो गया, and in order to ensure that after that all the people they're cleaning the premises properly, या आपका housing colonies या nearby villages में जाके the youth can always ensure that they're sensitizing people, they are sensitizing people, and that people aren't really willing to make sure that they are willing to make sure that the world becomes a cleaner place, right? Trying to touch base with the government officers or volunteers or youth can also act as a liaison between the office and the people। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। How the movement can be made effective for the support of the youth, right? This can also be a part of your entire argument कि किस तरह से movement effective हो सकता है if with the support of the youth। तो youth of course they are, like we said at the introduction only, that India is one of the youngest nations। That means that we are having a great amount of population which is youth, and to awaken them is really important, क्योंकि एक तरह का ripple effect भी होगा। और जैसा हम लोगों ने कहा था, they already have an upper hand because of global reach and technology, right? Also, cleanliness is next to godliness. How the entire campaign is just not a duty of the government, but rather for all the citizens to come together, unite together, and ensure that there is a proper cleanliness drive taking place। किस तरह से how PM Prime Minister Narendra Modi appointed 9 famous personalities from business, industry, sports, and Bollywood, and किस तरह से these all 9 were advised to help another 9 get educated about the cleanliness drive, right? So you can make sure कि आपका जो
ऐसे का पैटर्न है उसमें आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं विद व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान, विद इंश्योरिंग दैट हाउ दिस एंटायर abhiyan can be successful in its implementation when politicians are not trying to look at making sure that the pictures are coming, it's just not mere lip service, but they genuinely want to clean that particular place, right? Or taking the support of municipalities to clean it regularly. So आप ensure कर सकते हैं कि आप introduction में सारे facets और important चीज़ें mention कर रहे हैं. After that in body you can mention that so far what are the results that the youth has achieved so far, and after that you can also make sure that in the body you're giving proper evidences of successful implementation as well as unsuccessful implementation of the Swachh Bharat Abhiyan in India, because in some parts it was absolutely beneficial but in the others it was a problem, right? So आप ensure कर सकते हैं आपकी body हो, and then in conclusion you can again mention, you can again revisit, rather I would suggest, the question itself which was there. So the Swachh Bharat Abhiyan, the role of youth, the youth of this world is absolutely awakened or is fully awakened and they should take part in such kind of activities, and initiative writing में रहेगा कि किस तरह से आप लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर ऐसे राइटिंग, राइट? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, और साथ में एक प्रैक्टिस सेट को भी हम सॉल्व करेंगे, राइट? जो स्टार्टिंग ऑन जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी या किसी भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो टेस्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, तो आपको याद रखना है कि ऐसे के लिए वो देखना चाहते हैं कि क्या आप एसेज लिख सकते हैं मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, किस तरह की आपकी ओपिनियन रहती है. उनको ये भी पता करना होता है कि क्या आप यू कैन बी वेरी वेरी क्लोजली वेडेड टू द सब्जेक्ट, क्या आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज डाइग्रेस करना बहुत ही सिंपल होता है. तो ये आपको याद रखना है कि आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए. एक तो वो चाहते हैं कि फिगर आउट करना कि क्या आप मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते हैं, क्या आप डिविएट और डाइग्रेस ईजिली हो जाते हैं, ये उनको पता चलता है अगर आप टॉपिक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. आपको ये भी याद रखना है कि आपको अरेंज करने हैं आइडियाज़ ऑर्डरली फैशन में. एक ऑर्डरली फैशन में आपको आइडियाज़ को अरेंज करने के भी इंपॉर्टेंट मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत प्रेसिडेंस होता है. आपको कंसाइसली लिखना है ब्रेविटी के आर्ट के साथ, और इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में जो एप्ट है उस टाइम पे और वो जो इफेक्टिव हो सकता है उस एक्सप्रेशन पे लिखना है, राइट? आपका जो कंटेंट है उस पर तो आपको मार्क्स मिलते ही हैं, लेकिन लैंग्वेज और कोहेरेंस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं. तो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. तो आपने याद रखना है कि ना सिर्फ आप कंटेंट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वो तो आपका जनरल स्टडीज़ या नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लैंग्वेज और कोहेरेंस के ऊपर भी उतना ही फोकस करें, राइट? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आपने इंश्योर करना है कि आपका एक तरह का प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ भी हो, जो कि काफ़ी ज़रूरी है. आप किस तरह से अपनी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो तो ऑफकोर्स रीडिंग से रिलेटेड है. जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, वो इम्प्रूव होगी. लास्ट एडिशनल वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या मिंट हो गया, या इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, आप इनको भी पढ़ सकते हैं. यू कैन इंश्योर कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर अपने आप को दे रहे हैं, अपने ब्रेन को दे रहे हैं विद लैंग्वेज स्किल्स, उतना ही ज़्यादा आप बेटर हो जाएंगे एक्सप्रेशन की पार में भी, राइट? आपको याद रखना है कि एग्जामिनर इस फंडामेंटल रूल को हमेशा याद रखता है, जो आपकी क्लियर राइटिंग है दैट एक्चुअली लुक्स एट क्लियर थिंकिंग, राइट? तो अगर आप जितना स्पष्ट तरीके से कन्वे करते हैं वही आपकी स्पष्ट थिंकिंग को दिखाता है, दर्शाता है. तो आपको याद रखना है कि अगर आप एक तरह का सर्किटियस वे में लिखेंगे तो वो एक क्लियर थिंकिंग को नहीं दर्शाएगा, राइट? जितना हो सके आप अपनी लैंग्वेज को सिंपल और क्लियर रखिए. कोई एब्सेंस, बिल्कुल एब्सेंस होना चाहिए जार्गन्स या तो आप अवॉइड ही कीजिए. जो टेक्निकल टर्म्स हो गए, जार्गन्स हो गए, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो गए, उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, राइट? जितना हो सके अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट एंड पावरफुल रखने की कोशिश कीजिए. दे शुड बी वेरी इम्पैक्टफुल, दे शुड बी वेरी क्रिस्प, वेरी कंसाइज एंड वेरी वेरी ब्रीफ, राइट? लॉन्ग और सर्किटियस जो हो जाएंगे वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं. क्यों? बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाते हैं ऑडियंसेस के लिए, रीडर्स के लिए. तो आपको याद रखना है कि अगर कोई बड़ा सेंटेंस आ जाता है, ट्राई टू ब्रेक इट इनटू टू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपकी वोकैबुलरी जो है आप मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन आपको ये समझना है कि वोकैबुलरी को इंक्रीज करना इज अ स्लो प्रोसेस, जहाँ पर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है.
तो ट्राई कीजिए कि आप गुड फ्रेजेस को इंक्लूड कर सकें, कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रीड करें, कंपाइल करें वर्ड्स को और उन्हीं वर्ड्स को रीड कीजिए। एक जो फंडामेंटल ट्रिक है आपके आधे से ज़्यादा एडिटोरियल्स में, अगर आपने अच्छी तरह से रिलीजियसली 3-4 महीने तक अच्छे से एडिटोरियल्स को रीड किया है, आप देखेंगे बार बार वो जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं। सो इट्स नॉट कि आपको हर रोज़ एडिटोरियल में एकदम ही नया शब्द मिल जाएगा। कई बार अगर आपने अपनी रिसर्च अच्छी तरह से करी है तो वही वर्ड दोबारा से आपका रिपीट होता है। तो एक स्लो प्रोसेस है, कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए और अपनी वर्ड पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। राइट, लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस वन। डज इंडियन सिनेमा शेप अ पॉपुलर कल्चर और मेयरली रिफ्लेक्टेड? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डज इंडियन सिनेमा शेप आर पॉपुलर कल्चर और मेयरली रिफ्लेक्टेड? तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जैसे एरिस्टोटल, उन्होंने दे हैव फेमसली प्रोपाउंडेड दैट द पर्पस ऑफ आर्ट इज बोथ टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, राइट? एंड इंडियन सिनेमा राइटली फॉलोज द फुटस्टेप्स बिकॉज नॉट ओनली डज इट शेप्स आर पॉपुलर कल्चर बट इट ऑल्सो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चर दैट वी इनहैबिट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, जहां पर आपने कोटेशन दे दिया है, आपने मेंशन कर दिया है टॉपिक को और उसका रिलेशन, और आगे इंट्रोडक्शन में ही आप बात कर सकते हैं दैट इंडियन सिनेमा इज रिफ्लेक्टिंग द प्लूरलिज्म एज इट इज ट्राइंग टू शेप द पॉपुलर कल्चर, स्पेशली विद द नंबर ऑफ मूवीज दैट गेट प्रोड्यूस्ड. Many a times we see that films try to curve, try to make sure that there is a molding of our culture in a similar way, be it with ideas, be it with the culture, be it with the pop culture, or be it with the dressing styles, etc., right? However, we also need to understand and be cognizant of the fact that how Indian cinema is also a reflection of the society, right? Because ये reflect करता है जो society में हो रहा है, उसी को ही reflect करता है। तो इस तरह से आप अपनी introduction दे सकते हैं। उसके बाद main content में आप दोनों व्यू पॉइंट्स को लिख सकते हैं। For example, the first important paragraph you're covering that Indian cinema shapes our popular culture. Here you can give examples of the fact कि किस तरह से जो आपके practices है, cultural practices है, जो आपके famous stars करते हैं, उसी तरह का जो vogue है उसे follow किया जाता है लोगों के द्वारा, जो प्रचलित किया जाता है, जो thought process बताया जाता है वो काफ़ी बार दर्शाया जाता है। कई बार देखा गया है कि out of the box thinking जो है वो भी दर्शाता है, स्पेशली जो आजकल की नई मूवीज़ आ रही हैं जो कोशिश कर रही हैं कि आपका जो माइंडसेट है, जो स्टेटस को है वो बदल सके, वो ट्राई करती हैं कि हमारे पॉपुलर कल्चर को वो कहीं ना कहीं शेप कर पाएँ। सो आपकी जो ऑफ बीट मूवीज़ हो गई, आपकी जो नॉन मेन स्ट्रीम मूवीज़ हो गई, दे आर अ टोटल अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट हमारा जो दे वॉन्ट टू शेप आर कल्चर इन अ गुड वे, ऑफ कोर्स, राइट? साथ ही साथ में आप जो अपने सेकेंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं दैट ऑफ कोर्स वी ऑल्सो नीड टू कंसीड दैट इंडियन सिनेमा ऑल्सो reflects the society. For example, there are a couple of movies that keep on ensuring that they project what is happening in the social cultural milieu. They become an apt reflection of the society. They become an apt reflection of our patriarchal mindset at times about the prevalence of social evils like caste, etc. तो आप इस तरह से बता सकते हैं. And to conclude, you can always say that we can easily conclude from the examples as we've seen above that Indian cinema cannot be put in a watertight compartment. It has porous boundaries. It both shapes our popular culture as well as it is a reflection of our culture, right? So इस तरह से आप अपना पूरा framework रख सकते हैं. जैसे for example, you can even start with how India is a country जहाँ पर media it plays a great role, especially in the formation of the mindsets. आपको याद रखना है कि ये ना psychologically भी proven है. Psychologically कैसे proven है? If you hammer an idea again and again, तो वो hammering of idea क्या result करता है? Hammering of idea ensures that we start believing it. कितनी बार हम देखते हैं कि कोई सॉन्ग्स हैं हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर जब हम उनको बार बार सुनते हैं हमें वो अच्छे लगने लग जाते हैं। और कितनी बार देखते हैं कि हमारा कोई और पर्सनल ओपिनियन होता है, लेकिन अगर हम किसी और के व्यू पॉइंट्स को कन्विंसिंगली सुन लेते हैं तो इस तरह की चीज़ को और हम उनको अग्री करने लग जाते हैं। इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ परसेप्शन। इसे हम साइकोलॉजिकली क्या कहते हैं? इसे साइकोलॉजिकली कहते हैं क्रिएशन ऑफ परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लीडर है, मे बी वो वर्क हार्ड नहीं कर रहा है, क्लास मॉनिटर है वो वर्क हार्ड नहीं कर रहा है, बिजनेस लीडर है वो वर्क हार्ड नहीं कर रहा है,
लेकिन एक तरह का परसेप्शन क्रिएट कर दिया है दैट दिस लीडर इज द बेस्ट लीडर, दिस लीडर इज अ लीडर हु विल मेक श्योर दैट द वर्ल्ड गेट्स यूनाइटेड एक्सेट्रा। तो वो परसेप्शन जो क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से आप बिलीव करने लग जाते हैं, राइट। सो मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड सिनेमा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट। और जो आपकी मूवीज है वो बिगेस्ट नंबर्स बॉलीवुड में प्रोड्यूस होते हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, रीजनल सिनेमाज, ये सारे के सारे they are an intrinsic part of entertainment. All cinemas are having different viewpoints. Some cinemas reflect the culture, some cinemas are a source of entertainment, some cinemas want to shape the popular cultural ethos, right? और movies जो है they either sometimes capture the reality or they try to create a fictional utopian space. Either वो capture करते हैं reality को or they want to create a fictional utopian space. Utopian space, ideal society, place nowhere found, right? और Indian cinema ने decades से केटर किया है सोसाइटी को सेक ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए, और साथ ही साथ में सोशली कमिटेड सिनेमा भी प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, आप फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट लिख सकते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ थॉट लिख सकते हैं, देन यू कैन कंक्लूड। रिमेंबर लाइक वी सेड, इफ इट्स फॉर 20 मार्क्स आइडियली इट शुड बी फॉर 300 वर्ड्स, राइट। अगर आप वर्ड से ज्यादा एक्सीड करते हैं तो कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू आर एक्चुअली ईटिंग अप ऑन द टाइम फॉर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टिक एंड अडहियर कि जो मेन बॉडी और मेन कंटेंट होता है, अगर आप उसे स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स में अगर आप सब हेडिंग सीखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो फोकस रहेगा कि किस तरह से आप इम्पैक्टफुल पावरफुल सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, और सब हेडिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, साथ में रफ ड्राफ्ट का। आपको यहाँ पर याद रखना है कि आप कुछ भी अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपने रफ ड्राफ्ट ज़रूर बनाना है। रफ ड्राफ्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, और साथ ही साथ में अगर आपके मेन बॉडी के कंटेंट में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं तो उसमें सब हेडिंग्स की क्या रोल भूमिका रहती है और साथ में कैसे आप उनको पावरफुल बना सकते हैं, तो इसके ऊपर मेन रिविजन रहेगा। ट्राई टू बी इनोवेटिव विद योर सब हेडिंग्स। इनोवेटिव कैसे हो सकते हैं, रादर देन मेंशनिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, आप अपनी सब हेडिंग में लिख सकते हैं सोशल मीडिया अ बून और अ बेन क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आपने इनोवेटिव रहना है अपनी सब हेडिंग्स में, ब्लैंड सिंपल सब हेडिंग्स को अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा हो सके न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट कीजिए, क्योंकि आपको उसी से ही फॉर्डर मिलेगा। कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं जो आपकी हेडलाइंस हैं वो किस तरह से फ्रेम्ड होती हैं, वो भी आपको बहुत हेल्पफुली बहुत ही मददगार रहती हैं आपको सब हेडिंग्स लिखवाने के लिए कि किस तरह से आप सब हेडिंग्स लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, सब हेडिंग्स हमेशा सिमिलर लेंथ की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी एक सब हेडिंग सिर्फ 2 शब्द की और दूसरी 3-4 लाइन तक जा रही है। हमेशा याद रखना कि आपने अपने एसे में लॉ ऑफ पैरेललिज्म के साथ साथ कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना है, और कंसिस्टेंसी आपके सब हेडिंग में भी होनी चाहिए। तो अगर आपकी सब हेडिंग सिमिलर लेंथ की हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। कंटेंट ऑफ कोर्स वेरी हो सकता है, कंटेंट बदल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली पैराग्राफ डिफरेंट चीज़ें कन्वे करेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सब हेडिंग्स आप दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर लेंथ हो, राइट। ये एक तरह की कंसिस्टेंसी बनाता है। जो बहुत ही लंबी बहुत बार देखा जाता है कि टू लॉन्ग सब हेडिंग्स जो बच्चे कर देते हैं वो बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है। दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ हैविंग अ सब हेडिंग। आपने इंश्योर करना है कि आपके जो सब हेडिंग्स है वो टू लॉन्ग ना हो, राइट। आपने एम करना है कि 5 से 6 शब्दों के अंतर्गत ही आपकी सब हेडिंग लिखी जाए। सो 5 से 6 शब्द मैक्सिमम होने चाहिए आपकी सब हेडिंग को क्रिएट करने के लिए। तो ये आपने पहली चीज़ अच्छी तरह से याद रखनी है। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने सब हेडिंग को टाइटल के साथ कनेक्ट कर पाएँ। जो भी आपकी सब हेडिंग है जितना अच्छी तरह से हो जाए आप उसे टाइटल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और याद रखिएगा कि हर एक जो सब हेडिंग है दैट शुड टाई अप टू क्रिएटिंग द इंटायर एसे एंड शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। एंड ईच सब हेडिंग जो है दैट कैरीज अ पैराग्राफ और अ सेक्शन दैट बिल्ड्स एन एसे, राइट। सो हर एक जो
सब हेडिंग है वो एक पैराग्राफ कैरी करे, ताकि आपका जो ऐसे है वो अच्छी तरह से अपनी फाउंडेशन को कंप्लीट कर सके, राइट। जितना ज़्यादा हो सके आप सब हेडिंग्स को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपने सब हेडिंग्स लिख दी है। अगर वो पर्टिकुलर पैराग्राफ सब हेडिंग्स रिक्वायर करता है देन ओनली यू शुड नो, यू शुड राइट इट। और जितना ज़्यादा हो सके सब हेडिंग्स को आई कैचिंग बनाइए। ट्राई टू लिंक इट टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो आपका मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे है, ट्राई टू लिंक द सब हेडिंग्स विद दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे साइबर सिक्योरिटी एरर्स, हाउ टू रेमेडी देम। सो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि आप हाउ टू रेमेडी देम की जगह लिख सकते हैं फिक्सिंग द साइबर सिक्योरिटी लूप होल्स। सो ये साइबर सिक्योरिटी एरर्स, हाउ टू रेमेडी देम की जगह आप लिख सकते हैं फिक्सिंग। फिक्सिंग इज एक्शन ओरिएंटेड शब्द, टू फिक्स द साइबर सिक्योरिटी लूप होल्स, राइट। सो ये एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है, और आपकी सब हेडिंग्स में अगर एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स होंगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे, राइट। ट्राई टू कीप द subheading as concise and as snappy, very catching as possible, right। जितना ज़्यादा हो सके आप उसको short और make sure कीजिए कि वो absolutely concise हो। Let's just look at some examples. rather than saying benefits of renewable energy, आप कर सकते हैं renewable energy promise or peril, renewable energy boon or bane, right। rather than mentioning advantages and disadvantages of internet social media, आप internet social media a double edged sword मतलब दोनों फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। then आप privacy reasons for its imperativeness, importance, privacy why it is important या threats to privacy, इस तरह से आप अपनी सब हेडिंग्स को लिख सकते हैं। सो ट्राई टू मेक देम कैची, ट्राई टू मेक देम पावरफुल, ट्राई टू मेक श्योर दैट आपकी सब हेडिंग्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कन्वे कर पा रही हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेट्स जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस टेस्ट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक नेशन की जो डेस्टिनी है वो उनके क्लासरूम से आती है। यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम एजुकेशन एंड यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप उसे कोरिलेट कर रहे हैं। ट्राई टू मेक श्योर कि आप दोनों पर्सपेक्टिव्स लिख रहे हैं, बिकॉज नेशन का जो डेस्टिनी वो सिर्फ क्लासरूम लिटरली में नहीं बनता है, बल्कि देयर आर ऑल्सो अदर वेज थ्रू विच यू कैन लर्न एंड अदर प्लेसेस एट विच you can learn. But remember, classroom is just symbolic of education, right? For example, you can always mention that nations are built on the toil and labor of both leaders and as well as unsung ordinary denizens. Unsung मतलब कि जिनके बारे में हिस्ट्री के annals या हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा जाता है। And the future of any nation is of course the youth of the country, and India is one of the youngest nations. Youngest nations मतलब हमारे यहाँ पर जो युवा शक्ति है उनकी बहुत ही ज़्यादा संख्या है, राइट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो यूथ का वो प्रायोरिटी हो जाती है, क्योंकि हम एक यंगेस्ट कंट्री हैं, इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिकम्स अ प्रायोरिटी। और क्लासरूम्स जो हैं वो एक तरह का फाउंडेशन होता है। दे ट्रेन अ बैटरी और एन आर्मी ऑफ फ्यूचर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, लॉयर्स, और ये ऑल्सो फैसिलिटेट करते हैं वैल्यूज, स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन लाइफ जीने की एक जो पूरी की पूरी सोच है वो डेवलप होती है। और illiterate population on the other hand is a heavy burden. So education is fundamental to growth and development. तो ये चीज़ आपने क्लियर कर दिया कि destiny of a nation is actually dependent on growth and growth and development is logically dependent on classroom education. So आपको एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, however education for all has to be replaced with learning for all. Why? Because education for all में आपका gross enrollment ratio तो बढ़ गया है, लेकिन आपका actual impact जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो quality has deteriorated. So education फॉर ऑल एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, मेनी कंट्रीज का है भी, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि सिर्फ इनरोलमेंट्स राइज ना करें, बिकॉज व्हाट हैव वी सीन इन पास्ट इज कि इनरोलमेंट्स तो हैव रिसन एट अ वेरी शार्प रेट, लेकिन लर्निंग लेवल्स जो हैं वो डिसअपॉइंटिंगली लो रहे हैं। और आपका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, पॉवर्टी रिडक्शन है, ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज स्किल सेट्स पे। तो जो जितना ज़्यादा कोई नॉलेजेबल होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे विल एक्सपीरियंस, राइट। एंड ऑल्सो रिमेंबर, नॉट इन द नंबर ऑफ ईयर्स दैट दे सिट इन द क्लासरूम बट द स्किल्स दैट दे एक्वायर। सो आपको इंश्योर करना है दैट क्लासरूम शुड नॉट बी सिनोनिमस विद सिटिंग एंड लर्निंग इन अ puritanical way, right, in an old primitive way, but rather trying to make it an acquisition of skills,
someone should be learning something so that they can be made more independent, right? Acquisition of skills. यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस तरह से education for all has to be replaced with learning for all, right? And even the World Bank's education strategy ये भी echo करता है invest early, invest smartly, invest in learning for all. Learning for all में invest करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And of course यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं the primary years of quality education ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है foundational literacy और numeracy के लिए, जो कि lifelong learning को impact करता है. Adolescence जो कि high period है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग छोड़ जाते हैं अपने स्कूल को क्योंकि they want to be an earning member. So it's very important कि नॉन फॉर्मल लर्निंग, नॉन क्लासरूम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इस तरह के बच्चों के लिए रखी जाएं ताकि दे अक्वायर स्किल्स एंड दे आर रेडी फॉर द लेबर मार्केट, राइट? यहाँ पर आपको याद रखना है कि रफ ड्राफ्ट्स भी आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं. और रफ ड्राफ्ट के लिए आपको याद रखना है कि रफ ड्राफ्ट एक वे हो जाता है जहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स को, आप पुट कर रहे हैं प्रॉपर फैशन में कि क्या क्या आप मेंशन करना चाह रहे हैं उस ऐसे के फॉर्मेट में, और ये आपको अपने ऐसे में स्ट्रक्चर लेके आने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. आपको इंश्योर करना है कि आप अपने टॉपिक को वाइजली सिलेक्ट कर रहे हैं और आप एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर रफ ड्राफ्ट, राइट? कई बार देखा गया है कि रफ ड्राफ्ट में अगर आपने जल्दबाजी में एक टॉपिक ले लिया लेकिन रफ ड्राफ्ट बनाते हुए आपको पता चलता है इसके लिए तो आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है, देन इट्स टाइम फॉर यू टू मेक श्योर कि आप डैमेज कंट्रोल करके एक नया टॉपिक को सिलेक्ट करें वाइजली, राइट? सो इंश्योर ऑलवेज कि आपके जो बेस्ट टॉपिक्स आपको आते हैं आप उन्हीं से अच्छी तरह से आंसर करें. आप इस तरह के फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं रफ ड्राफ्ट को बनाने के लिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया. आप इंश्योर कर सकते हैं कि कंटेंट में, आपकी बॉडी में आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज, प्लान्स हो गए, केस स्टडीज, इन सबको इंक्लूड करें. ये बहुत हेल्पफुल रहता है. आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप प्राइवेट एग्जाम्पल्स, पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल्स से, फर्स्ट पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल से उदाहरण दें, सेकेंड पर्सपेक्टिव के उदाहरण दें अपनी बॉडी के अंतर्गत, और साथ ही साथ में कंक्लूजन में आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करें. एक तरीका जो है ऐसे लिखने का वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. मतलब एक अगर आपको टॉपिक दे रखा है तो या तो आप उसके पास्ट के बारे में बता सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, या फिर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे में. तो आप इंश्योर कीजिएगा कि ऑफकोर्स हम आपको एडिशनल वीडियोज़ के सपोर्ट के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप इम्पैक्टफुल और पावरफुल कंक्लूजन्स लिखने के लिए यूज़ कर सकें. कंक्लूजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आपकी कंक्लूजन पावरफुल, इम्पैक्टफुल नहीं होगी तो आपका जो पूरा का पूरा ऐसे है वो कहीं ना कहीं उसका थॉट प्रोसेस, उसका फ्लो ऑफ थॉट कहीं ना कहीं वीक साउंड करेगा. तो आपने इंश्योर करना है कि आपकी कंक्लूजन्स पावरफुल हो रही हैं. आप इंश्योर कर रहे हैं कि जितना आप कंक्लूजन्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी तरह से लिख रहे हैं, उतना ही बेटर हो रहा है. अब्रप्ट कंक्लूजन्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है. आपने इंश्योर करना है कि आप इनकैप्सुलेट करें, एक तरह की जिस तरह से कैप्सूल होती है आप इसी तरह से अपने इनकैप्सुलेट करें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट आइडियाज को पैराफ्रेज करें, समराइज करें. और साथ में याद रखिएगा कि कंक्लूजन में कोई नया पॉइंट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? जो आपका पूरा पैराग्राफ, जो आपका पूरा ऐसे है, उसके जो एसेंस है वो कन्वे होना चाहिए आपके कंक्लूजन से. तो आपने इंश्योर करना है कि एकदम से आप कंक्लूड ना करें, अब्रप्ट ना करें, अब्रप्टली एंड ना करें, इनकैप्सुलेट करें और जो एसेंस है आप उसको अच्छी तरह से कैप्चर करें. जो टिप्स आपको याद रखनी है पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल कंक्लूजन्स लिखने की, सबसे पहली बोलो उसे कंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी टॉपिक है तो आप वहां पर लिख सकते हैं टू कंक्लूड, टू इनकैप्सुलेट, टू पुट इट इन अ नटशेल. आप किस तरह से लिख सकते हैं? टू कंक्लूड, to encapsulate, to put it in a nutshell. It is absolutely true that whatever is the topic, Indian cinema both reflects as well as it tries to mold the popular culture, right? So इस तरह से call it a conclusion. Make sure that your audiences are very clear कि वो जो last paragraph आपने start किया है वो एक तरह का conclusion है. आपने ensure करना है जितना ज़्यादा हो सके आप उसे short और crisp रखने की कोशिश कीजिए. Conclusion में अगर आपने बहुत ही
इलोंगेटेड सा पैराग्राफ लिख दिया है तो वो भी सही नहीं है। और आइडियली इसमें कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना हो सके आप इस कंक्लूजन को ब्रीफ रखिए, आप इस कंक्लूजन को क्रिस्प रखिए, आप इस कंक्लूजन को शॉर्ट रखिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। ट्राई टू समराइज द एसे। आपका जो पूरा का पूरा वर्क है वो समराइज करना चाहिए। आपका एक जो थॉट प्रोसेस है वो कन्वे होना चाहिए कंक्लूजन में। आपने अपने ऐसे को मेमोरेबल बनाना चाहिए अपने इस पर्टिकुलर इंडेवर से, और आपको जो मैसेज है उसे रीइंफोर्स करना चाहिए। जो भी मैसेज आप बताना चाह रहे हैं उस मैसेज को आप रीइंफोर्स कीजिए थ्रू द कंक्लूजन। जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो रीइंफोर्स हो जाएंगे, वो दोबारा दोहराए जाएंगे इन अ बेटर फैशन व्हेन यू समराइज द एसे। आप अपने कंक्लूजन में जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, रेमेडियल मेजर्स हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मेंशन कीजिए। प्रोवाइड द नेक्स्ट स्टेप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना ज़्यादा हो सके आप नेक्स्ट स्टेप्स प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो आप एक रिटोरिकल नोट पे भी उसे लीव कर सकते हैं बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। दिस वे यू आर कीपिंग द इंटायर एसे इन अ सर्कुलर फैशन। तो आप एक तरह से बहुत ही ओपन एंडेड एसे रख रहे हैं जो कि एक प्लूरल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो आप एक रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हो, या आप एक क्वेश्चन के नोट पे भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं कि कैसे आपने कॉल करना है उसे कंक्लूजन, किस प्रकार से आप उसे ब्रीफ और शॉर्ट रखेंगे। आपने अपनी एसेंस समराइज करनी है ताकि जो क्रक्स है वो बाहर निकल के आए और मैसेज रीइंफोर्स हो। आप नेक्स्ट स्टेप्स जो सजेशंस है, रेमेडियल मेजर्स हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं और आप एंड कर सकते हैं एट अ रिटोरिकल नोट। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस वन। इज पॉवर्टी अ स्टेट ऑफ माइंड? ये आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पेपर में। पॉवर्टी क्या एक स्टेट ऑफ माइंड है? यहाँ पर आपको याद रखना है, इन इंट्रोडक्शन यू कैन डिफाइन द टर्म concept of poverty, what have been the various ways through which we have measured poverty, how poverty is a very recent phenomena, how there are some flawed ways of measuring poverty which hides or which underscores or which negates the other important aspects, the humanitarian aspects, right? किस तरह से poverty is a state of mind for some people. So all these aspects you can mention. For example, let's just see, poverty is a key challenge to humanity. Inequality has been a pervasive phenomena. Pervasive मतलब it has always been there. How the word poverty is coming from the French word, और इस French word का क्या मतलब है? Misery और wretched condition. Misery या wretched condition किस तरह से आपकी पॉवर्टी की अंडरस्टैंडिंग में एवोल्यूशन आया है। फॉर एग्जाम्पल जो पॉवर्टी है दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द पुअर इन अ जनरल वे, एंड देयर इज ऑल्सो नीड टू क्वांटिफाई द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स ऑफ दिस फिनोमिना। जैसे दादाभाई नायरोजी ने पहली बार प्रिजन कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंशन किया था, जो एक कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी को डिफाइन करने का। पॉवर्टी और हंगर किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं जो कि आपके which were not qualified by state or academia. किस तरह से सीबॉर्न राउंडट्री ने एक माइलस्टोन अचीव किया because he was the first researchers to find out about the number of people, percentage of people जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं। ये एक पहला पर्सन था जिसने पॉवर्टी लाइन का टर्म कॉइन किया। किस तरह से पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ सिटी लाइफ इन्होंने लिखा जो कि कंक्लूजन्स उनके पूरी स्टडी के बारे में है। किस तरह से जो लेबरर्स हैं they couldn't purchase the basic necessities like food, clothing, and how powerful people could no longer blame the poor for their poverty-stricken position, their penury-stricken position, and they could no more sit back. And तभी government started making policies that were sympathetic towards the impoverished lot, right? तो इसी के साथ आपके free school meals, state pensions, health insurance, unemployment insurance, ये सब start किए गए। और किस तरह से at the start of the 20th century, world had succeeded in defining poverty and they acknowledged that the poor required support, right? आपके एक तरह का स्टेटिस्टिकल जगलरी भी होने लग गया क्योंकि पॉवर्टी लेवल्स बहुत ही फनी वे में डिस्क्राइब होने लग गए, जैसे कैलोरी कंटेंट हो गया या मनी दैट दे हैड स्पेंट एंड दैट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट दैट दे वर कैलकुलेटिंग। किस तरह से पॉवर्टी का साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है। पॉवर्टी और हंगर फोर्स करता है लोगों को इनकरेक्ट डिसीजंस लेने में दैट फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम्स
किस तरह से पॉवर्टी ब्रिंग्स इन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एंड इमोशनल स्ट्रेस। आपके जो लोग हैं वो गुड लाइफ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जैसे कि अबाउट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, सेविंग्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। आपकी जन धन योजना बिकम्स एन अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू आर इनकरेजिंग दिस पॉजिटिव हैबिट ऑफ सेविंग। आपकी जो मुद्रा स्कीम्स होगी अबाउट माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, ये पुअर को एड करती हैं स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके अपने आप के लिए। स्किल ट्रेनिंग हो गई, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई। यू नीड टू इंश्योर दैट देयर इज कॉन्फिडेंस अमंग द पुअर, राइट, दैट्स क्रूशियल। एंड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू टैकल पॉवर्टी। सो इज पॉवर्टी अ स्टेट ऑफ माइंड? यू कैन ऑलवेज से दैट यस इंडीड पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हाउएवर वी नीड टू इंश्योर दैट दिस फिनोमेनन का इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप इंपैक्टफुल और पावरफुल कंक्लूजन्स लिखने के लिए यूज कर सके। कंक्लूजन्स बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अगर आपकी कंक्लूजन पावरफुल इंपैक्टफुल नहीं होगी तो आपका जो पूरा का पूरा ऐसे है वो कहीं ना कहीं उसका थॉट प्रोसेस, उसका फ्लो ऑफ थॉट कहीं ना कहीं वीक साउंड करेगा। तो आपने इंश्योर करना है कि आपकी कंक्लूजन्स पावरफुल हो रही हैं। आप इंश्योर कर रहे हैं कि जितना आप कंक्लूजन्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी तरह से लिख रहे हैं, उतना ही बेटर हो रहा है। अब्रप्ट कंक्लूजन्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने इंश्योर करना है कि आप इनकैप्सुलेट करें, एक तरह की जिस तरह से कैप्सूल होती है आप इसी तरह से अपने इनकैप्सुलेट करें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट आइडियाज को पैराफ्रेज करें, समराइज करें। और साथ में याद रखिएगा कि कंक्लूजन में कोई नया पॉइंट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। जो आपका पूरा पैराग्राफ, जो आपका पूरा ऐसे है, उसके जो एसेंस है वो कन्वे होना चाहिए आपके कंक्लूजन से। तो आपने इंश्योर करना है कि एकदम से आप कंक्लूड ना करें, अब्रप्ट ना करें, अब्रप्टली एंड ना करें, इनकैप्सुलेट करें और जो एसेंस है आप उसको अच्छी तरह से कैप्चर करें। जो टिप्स आपको याद रखनी है पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल कंक्लूजन्स लिखने की, सबसे पहली बोलो उसे कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी टॉपिक है तो आप वहां पर लिख सकते हैं टू कंक्लूड, टू एनकैप्सुलेट, टू पुट इट इन अ नटशेल। आप किस तरह से लिख सकते हैं? टू कंक्लूड, to encapsulate, to put it in a nutshell. It is absolutely true that whatever is the topic, Indian cinema both reflects as well as it tries to mold the popular culture, right? So इस तरह से call it a conclusion. Make sure that your audiences are very clear कि वो जो last paragraph आपने start किया है वो एक तरह का conclusion है, आपने ensure करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप उसे short और crisp रखने की कोशिश कीजिए। conclusion में अगर आपने बहुत ही elongated सा पैराग्राफ लिख दिया है तो वो भी सही नहीं है और आइडियली इसमें कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना हो सके आप इस कंक्लूजन को ब्रीफ रखिए, आप इस कंक्लूजन को क्रिस्प रखिए, आप इस कंक्लूजन को शॉर्ट रखिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। ट्राई टू समराइज द एसे। आपका जो पूरा का पूरा वर्क है वो समराइज करना चाहिए। आपका एक जो थॉट प्रोसेस है वो कन्वे होना चाहिए कंक्लूजन में। आपने अपने ऐसे को मेमोरेबल बनाना चाहिए अपने इस पर्टिकुलर इंडेवर से और आपको जो मैसेज है उसे रीइंफोर्स करना चाहिए। जो भी मैसेज आप बताना चाह रहे हैं उस मैसेज को आप रीइंफोर्स कीजिए थ्रू द कंक्लूजन। जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो रीइंफोर्स हो जाएंगे, वो दोबारा दोहराए जाएंगे इन अ बेटर फैशन व्हेन यू समराइज द एसे। आप अपने कंक्लूजन में जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, रेमेडियल मेजर्स हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मेंशन कीजिए। प्रोवाइड द नेक्स्ट स्टेप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना ज्यादा हो सके आप नेक्स्ट स्टेप्स प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो आप एक रिटोरिकल नोट पे भी उसे लीव कर सकते हैं बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। दिस वे यू आर कीपिंग द इंटायर एसे इन अ सर्कुलर फैशन। तो आप एक तरह से बहुत ही ओपन एंडेड ऐसे रख रहे हैं जो कि एक प्लूरल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो आप एक रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हो, या आप एक क्वेश्चन के नोट पे भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं कि कैसे आपने कॉल करना है उसे कंक्लूजन, किस प्रकार से आप उसे ब्रीफ और शॉर्ट रखेंगे। आपने अपनी एसेंस समराइज करनी है ताकि जो क्रक्स है वो बाहर निकल के आए और मैसेज रीइंफोर्स हो। आप नेक्स्ट स्टेप्स जो सजेशंस है, रेमेडियल मेजर्स हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं और आप एंड कर सकते हैं एट अ रिटोरिकल नोट। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस वन। इज पॉवर्टी अ स्टेट ऑफ माइंड? ये आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव
राइटिंग पेपर में पॉवर्टी क्या एक स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ पर आपको याद रखना है इन इंट्रोडक्शन यू कैन डिफाइन द टर्म concept of poverty, what have been the various ways through which we have measured poverty, how poverty is a very recent phenomena, how there are some flawed ways of measuring poverty which hides or which underscores or which negates the other important aspects, the humanitarian aspects, right? किस तरह से poverty is a state of mind for some people. So all these aspects you can mention. For example, let's just see poverty is a key challenge to humanity. Inequality has been a pervasive phenomena. Pervasive matlab it has always been there. How the word poverty is coming from the French word, और इस French word का क्या मतलब है? Misery और wretched condition. Misery या wretched condition किस तरह से आपकी पॉवर्टी की अंडरस्टैंडिंग में एवोल्यूशन आया है. फॉर एग्जाम्पल जो पॉवर्टी है दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द पुअर इन अ जनरल वे, एंड देयर इज ऑल्सो नीड टू क्वांटिफाई द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स ऑफ दिस फिनोमिना. जैसे दादा भाई नायरोजी ने पहली बार प्रिजन कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंशन किया था, जो एक कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी को डिफाइन करने का. पॉवर्टी और हंगर किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं जो कि आपके which were not qualified by state or academia. किस तरह से सीबॉर्न राउंडट्री ने एक माइलस्टोन अचीव किया because he was the first researchers to find out about the number of people, percentage of people जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं. ये एक पहला पर्सन था जिसने पॉवर्टी लाइन का टर्म कॉइन किया. किस तरह से पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ सिटी लाइफ इन्होंने लिखा जो कि कंक्लूजन्स उनके पूरी स्टडी के बारे में है. किस तरह से जो लेबरर्स हैं they couldn't purchase the basic necessities like food, clothing, and how powerful people could no longer blame the poor for their poverty-stricken position, their penury-stricken position, and they could no more sit back. And tabhi government started making policies that were sympathetic towards the impoverished lot, right? तो इसी के साथ आपके free school meals, state pensions, health insurance, unemployment insurance ये सब start किए गए. और किस तरह से at the start of the 20th century world had succeeded in defining poverty and they acknowledged that the poor required support, right? आपके एक तरह का स्टेटिस्टिकल जगलरी भी होने लग गया क्योंकि पॉवर्टी लेवल्स बहुत ही फनी वे में डिस्क्राइब होने लग गए, जैसे कैलोरी कंटेंट हो गया या मनी दैट दे हैड स्पेंट एंड दैट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट दैट दे वर कैलकुलेटिंग. किस तरह से पॉवर्टी का साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है. पॉवर्टी और हंगर फोर्स करता है लोगों को इनकरेक्ट डिसीजंस लेने में दैट फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम्स. किस तरह से पॉवर्टी ब्रिंग्स इन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एंड इमोशनल स्ट्रेस. आपके जो लोग हैं वो गुड लाइफ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जैसे कि अबाउट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, सेविंग्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. आपकी जन धन योजना बिकम्स एन अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू आर एनकरेजिंग दिस पॉजिटिव हैबिट ऑफ सेविंग. आपकी जो मुद्रा स्कीम्स होगी अबाउट माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, ये पुअर को एड करती हैं स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके अपने आप के लिए. स्किल ट्रेनिंग हो गई, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई. यू नीड टू इंश्योर दैट देयर इज कॉन्फिडेंस अमंग द पुअर, राइट? दैट्स क्रूशल. एंड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू टैकल पॉवर्टी. सो इज पॉवर्टी अ स्टेट ऑफ माइंड? यू कैन ऑलवेज से दैट yes indeed poverty is a state of mind. However, we need to ensure that this phenomena has some problems so that it's tackled, it's curbed and it's eliminated eventually. So इस तरह से आप mention